हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10 का इतिहास का, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 है। 1 to 3rd पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो जाकर देखना अगर आप डायरेक्टली 4th पार्ट पे आ गए हो तो, क्योंकि बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा ऐसे आपको। ठीक है, 1 to 3rd पार्ट जाकर देखो, और देख भी लिया तो एक बार दोबारा जाकर देख लो, चीज़ें अच्छे से रिकैप हो जाएगी। तो चलिए आइए पार्ट शुरू करते हैं। इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंग्लिश के नोट्स के साथ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखो यार, अच्छा एक और बात यार, एक छोटी सी सॉरी बता देता हूँ। मैं ना प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, अलग अलग बुक्स की प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जैसे इतिहास की, भूगोल की, अर्थशास्त्र की और अपनी लोकतांत्रिक की। तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ढूंढने में। पहले ना दिक्कत आती थी 9th में कि सर ये चैप्टर नहीं मिल रहा, ये चैप्टर नहीं मिल रहा। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए आइए शुरू करते हैं टॉपिक। लोगों ने आंदोलन को कैसे किया। अच्छा देखो, हमें पता है कि गांधी जी आने के बाद सत्याग्रह किया, फिर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किया, फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, बट उसे भी बंद करना पड़ा। उसके बाद गांधी जी ने करा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है, यानी जो भी कानून बनाए सरकार उसका विनम्रता पूर्वक विरोध करना, या उसको ना मानना, या उसको तोड़ना, इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। वे चलाया गांधी जी ने। नमक यात्रा करी, दांडी मार्च जिसे बोला जाता है। नमक के पे जो कर लगा हुआ था, है ना, वो नहीं दिया, और साथ ही में नमक बनाया, जो कि एक अपराध था उस टाइम, क्योंकि ब्रिटिश के हाथ में था नमक बनाना सिर्फ। तो इसलिए गांधी जी के साथ बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया था। फिर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने एक गांधी इरविन पैक्ट पे साइन किया 5 मई 1931 में। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने बोला कि ठीक है, मैं अपना ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो वापस लेता हूँ। फिर एक गोलमेज सम्मेलन हुई थी जिसमें गांधी जी गए, बट जब गांधी जी वहाँ से लौटे ना, ब्रिटिशर ने करवाई थी गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी वापस लौटे तो गांधी जी ने देखा इतने सारे लोगों को जेल में डाल दिया, कांग्रेस को इनलीगल घोषित कर दिया, जवाहरलाल नेहरू सबको जेल में डाल दिया। तो गांधी जी ने आंदोलन दोबारा चलाया। अब हम इस पार्ट में क्या देखने वाले हैं, इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि लोगों की कैसी कैसी प्रतिक्रिया थी, मतलब लोगों ने इस आंदोलन के बारे में क्या क्या सोचा और कैसे कैसे अपना पार्टिसिपेशन दिखाया और किन किन लोगों ने दिखाया। तो सबसे पहले तो अलग अलग टाइप के लोगों ने इस आंदोलन में, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। अच्छा ये है ना, मैंने इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि यार मैं बता देता हूँ आपको, अगर आंसर लिखना हो, मतलब आपको आंसर लिखने को आए तो आपको किस फॉर्म में लिखना है। ये देखो, अगर आपको क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो आप इस फॉर्मेट में लिख कर आना। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखता ना बहुत खिचड़ी मच जाती मेरी राइटिंग वैसी हिंदी में माशाल्लाह है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करना कि इस फॉर्मेट में लिख कर आना एग्जाम में, कम से कम ये वर्ड तो लिख कर आना, जैसे कि लोगों की प्रतिक्रिया, फिर ये सारे के सारे वर्ड मैं समझाऊंगा, पहले समझा दूँ उसके बाद करेंगे, बट आप ट्राई करना कि फ्लो चार्ट बना के करके आओ। चलिए आइए आप आते हैं नोट्स पे। ओके जी, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं संपन्न किसानों की। जो संपन्न किसान थे, बड़े किसान थे, अमीर किसान थे, व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशान थे। जो संपन्न किसान थे, बड़े किसान थे, उनको ना फोर्स किया जा रहा था, उनको दबाव डाला जा रहा था कि आप क्या करो, व्यावसायिक फसलें उगाओ, यानी नील की खेती करो, टबैको की खेती करो, है ना, तंबाकू की खेती करो। तो इससे क्या हो रहा था, उनकी व्यापार की कीमतें गिरती जा रही थी। ठीक है, व्यापार में मंदी आ रही थी और कीमतें गिरती जा रही थी, जिनसे वो बहुत परेशान थे। ठीक है, वो इतना परेशान थे कि वे सरकारी लगान चुकाने में असमर्थ थे, सरकारी लगान भी नहीं चुका सकते थे वो। ठीक है, परंतु सरकार ने लगान में कमी नहीं करी, परंतु जो सरकार थी उन्होंने लगान में बिल्कुल कमी नहीं करी। इसी कारण से संपन्न किसान आंदोलन से सक्रिय थे। इसी कारण जो थे किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब 1931 में लगान के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया, याद है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था, गांधी इरविन पैक्ट किया था जब, तो वापस ले लिया, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। इसी कारण 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू होने पर बहुत ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। यानी अगर संपन्न किसानों की बात करी जाए तो संपन्न किसान क्या थे, वो व्यावसायिक फसलें ब्रिटिश उनसे उगवाते थे, जिनकी वजह से उनको नुकसान हो रहा था, कीमतें गिर रही थी, वो लगान नहीं चुका पा रहे थे, परंतु सरकार लगान घटा ही नहीं रही थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, और इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, जब 1931 में लगान घटे बिना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया गांधी जी द्वारा,
तो वो बहुत निराश हुए और इसी कारण जब दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ 1932 में, तो ज़्यादातर लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, एक है ना, जैसे बड़े बड़े किसान, अगर गुजरात के हम बड़े किसानों की बात करें, संपन्न किसानों की बात करें, तो उनको पटीदार कहा जाता था, और उत्तर प्रदेश में जाट। तो आपको एक मास, क्योंकि एक बच्चे के एग्ज़ाम में आया भी था, एक बच्चे के एग्ज़ाम में जिनको मैं पढ़ाता था, आ गया था कि गुजरात जो पटीदार होते हैं वो किस राज्य से रिलेटेड है, तो वो गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात के बड़े किसान को पटीदार बोला जाता था। तो हमें समझ आ गया कि संपन्न किसानों की सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर क्या प्रतिक्रिया थी। अब हम बात करते हैं गरीब किसानों की। ठीक है, गरीब किसान लगान में कमी तो चाहते ही चाहते थे, मतलब वो चाहते थे कि जो लगान है उनको कम कर दिया जाए। साथ ही वह यह भी चाहते थे कि जो भाड़ा उन्हें ज़मींदार को देना पड़ता है उसे भी माफ़ कर दिया जाए। पहले क्या होता था, जो गरीब किसान होते थे ना, वो जमींदारों की ज़मीन लेकर उस पर खेती करते थे और उनकी जगह उनको भाड़ा देना पड़ता था, किराया देना पड़ता था। ठीक है, और वो चाहते थे कि उनको भी माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए वह रेडिकल आंदोलन, इसलिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व महंगी बातचीत देख रहे हो, नेतृत्व एक ही बार में पढ़ते हैं, मैंने इतना महंगा वर्ड। नेतृत्व समाजवादियों के हाथ में होता था। तो बहुत सारे जो किसान थे, छोटे किसान थे, उन्होंने क्या किया, रेडिकल आंदोलन। रेडिकल आंदोलन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जो आंदोलन अहिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, जो सोचते थे कि यार अगर आपको ऐसे करना है, माफ़ करवाना है भाड़ा, तो लड़ाई लड़ो, जो भी ज़मींदार मिले उसे मारो, फिर वो लगान लेगा ही नहीं, वो भाड़ा लेगा ही नहीं। तो वो ये कहते थे। तो इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व समाजवादियों के हाथ में होता था। ठीक है, जो समाजवादी थे वो उनको उकसा रहे थे कि आपको ऐसा करना चाहिए छोटे किसान को। बड़े किसान और जमींदार के डर से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन का प्राय समर्थन देने में हिचकिचाती थी। उनको लगता था कि यार अगर हमने इनका भाड़ा विरोधी आंदोलन को हमने समर्थन दिया, कांग्रेस ये सोचती थी, अगर हमने उनको भाड़ा विरोधी आंदोलन में समर्थन दिया ना, तो जो बड़े किसान और जमींदार है वो हमसे अलग हो जाएंगे। इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच भी रिश्ते खराब थे। ठीक है, हमें गरीब किसानों की क्या बात समझ आई कि गरीब जो किसान थे उन्होंने भी आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, परंतु वो साथ ये तो चाहते थे कि लगान को कम कर दिया जाए, साथ में ये भी चाहते थे कि जो उनको भाड़ा देना पड़ता है ज़मींदार को वो भी ना देना पड़े। इसलिए उन्होंने रेडिकल आंदोलन भी ज्वाइन किए। ठीक है, परंतु उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी ज्वाइन किया। जो कांग्रेस थी वो डरती थी कि अगर हमने गरीब किसानों के भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया तो जो बड़े किसान है वो हमसे रूठ जाएंगे, हमसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो पैसा कहाँ से आएगा बड़े किसान थे, उनका ज़्यादा रुतबा था और पैसे देते थे वो थोड़े बहुत। तो इसलिए इसी वजह से जो गरीब किसान थे और कांग्रेस के जो रिश्ते थे वो ख़राब हो गए। वो बोलते थे कि आप बड़े किसानों, जो गरीब किसान थे वो बोलते थे कि आप जो बड़े किसान हैं और जो ज़मींदार हैं उनका आप समर्थन क्यों कर रहे हो, हमारे भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, इसी वजह से कांग्रेस और गरीब जो किसान थे उनके बीच में रिश्ते ख़राब थे। अब बात करते हैं व्यावसायिक वर्ग की, यानी महंगी बातचीत वाले लोगों की, यानी जो बिजनेस क्लास होती है उनकी बारे में बात करते हैं। उद्योगपति भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध करते थे। उनको लगता था कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो ब्रिटिश बार बार अपनी नीतियां बना रही है ना, उसे नहीं बनानी चाहिए, उसे भारत को नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वह ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करते थे जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। मतलब वो उन उन नीतियों का विरोध करते थे जो ब्रिटिश बनाती थी, उन नीतियों का विरोध करते थे जो उनके व्यावसायिक में, यानी उनके बिजनेस में कोई रुकावट डालती थी। वह विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। वो बोलते थे कि यार विदेश से मत मंगाओ कोई चीज़, विदेश से कपड़े मत मंगाओ, भारत के बड़े कपड़े, इसलिए वो जो विदेशी कपड़े आते थे ना, विदेशी से आयात आता था, विदेशी वस्तुओं का या कपड़ों का या किसी भी चीज़ का आयात आता था, तो उससे सुरक्षा चाहते थे। ठीक है, और एक वर्ड और है, रुपया स्टर्लिन विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। अब ये रुपया स्टर्लिन विदेशी विनिमय अनुपात में ये बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आए। ये वर्ड मैं समझाऊंगा ना तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट पहले क्या होता था, रुपये को स्टर्लिन से फिक्स्ड कर दिया जाता था। इसका मतलब 100 रुपये इज इक्वल टू 1 स्टर्लिन। चाहे हमारे इंडिया में कितनी भी बुरी हालत हो जाए या कितनी भी अच्छी हालत हो जाए, जैसे आज आप देखते हो कि डॉलर बदलता रहता है ना, कभी 72, कभी 75, 73 ऐसे बदलता रहता है, बट
जब रुपया उस टाइम में ना रुपया और स्टर्लिन को फिक्स कर दिया गया था कि भैया इतना रुपया इतने रुपए इज इक्वल टू इतना स्टर्लिन, जिसकी वजह से ना बहुत दिक्कत आती थी। तो वो चाहते थे जो व्यवसायिक जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं वो चाहते थे कि इसको भी बदलाव किया जाए, उस विनिमय अनुपात में भी बदलाव किया जाए जिससे आयात में कमी आए। ठीक है, और ओके इसीलिए उन्होंने 1920 के अंदर एक भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, जिसको इंग्लिश में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, ये इंग्लिश में ही नाम दे रखा है, मतलब इंग्लिश में ही नाम दे रखा है, जो वर्डिंग है जैसे इंडियन को हिंदी में लिखना है ऐसे करना है आपको। ठीक है, 1920 में उन्होंने, दोबारा से बता देता हूँ, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाई, और 1927 में उन्होंने एक फिक्की बनाई। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, 1920 में बनाई थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस, और 1927 में बनाई थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, जिसको फिक्की भी कहा जाता है, FICCI। ठीक है, इन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी। जो बड़े महंगे बातचीत वाले लोग होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, व्यावसायिक वर्ग होता था, उद्योगपति होते थे, उन्होंने आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने व बेचने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने व्यावसायिक सहायता तो दी, उन्होंने ये भी बोला कि बाहर से जो भी चीज़ें आएगी ना हम उसको नहीं खरीदेंगे। आंदोलन दोबारा शुरू होने पर इनका उत्साह भी कम हो गया। अब जब गांधी जी ने, आपको पता ही आंदोलन 1931 में गांधी जी ने वापस ले लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, पर जब ये दोबारा स्टार्ट हुआ ना तो उनका भी उत्साह खत्म हो गया। जो व्यावसायिक वर्ग थे, क्योंकि उनकी भी मांगे पूरी नहीं हुई थी और आंदोलन वापस ले लिया गया था, तो इसी वजह से उनका उत्साह भी खत्म हो गया था। ठीक है, और कुछ उद्योगपतियों के नाम बता देता हूँ, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, और दूसरे थे GD बिरला अंबानी, ये तो बड़े नाम मशहूर है। ठीक है, तो हमें दोबारा से बता देता हूँ, व्यावसायिक वर्ग की बात करें तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिश हमारे पे नियंत्रण ना करे, व्यापार पे नियंत्रण ना करे, ऐसी नीतियों का विरोध करते थे जो उनके व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट डालता था। आयात से सुरक्षा चाहते थे, विदेशी वस्तु चाहते थे कि उनका आयात ना हो। ठीक है, और 1920 में उन्होंने औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, जिसको इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और साथ में फिक्की, उनका गठन किया और ये आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। ठीक है, और जब आंदोलन दोबारा स्टार्ट हुआ तो इनका उत्साह भी कम हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं औद्योगिक श्रमिक की। औद्योगिक श्रमिक का मतलब होता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, उद्योगपति, उनकी कंपनी में जो काम करते थे ना, वो होते थे औद्योगिक श्रमिक। अब जो औद्योगिक श्रमिक थे, अब वो क्या चाहते थे और उन्होंने आंदोलन कहाँ किया और कैसे कैसे किया, उसके बारे में भी जान लेते हैं। औद्योगिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा कहीं भी बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जो औद्योगिक श्रमिक थे, जो लेबर थे ना, उन्होंने नागपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। श्रमिक जो लोग थे, वर्ग थे, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था, बाकी जगह पर इतना हिस्सा नहीं लिया उन्होंने। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस से नज़दीक आ रही थी, वैसे मजदूर कांग्रेस से छिड़कने लगे थे। क्यों? क्योंकि देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर जो उद्योगपति है, जो बिजनेसमैन है, वो क्या चाहेगा, उसका फ़ायदा हो, उसके लेबरों को इतना फ़ायदा ना हो। ठीक है, वो अपने लेबर को कम सैलरी वगैरह देते थे, और इसी वजह से जैसे जैसे उद्योगपति, जो बिजनेसमैन और जो कांग्रेस, उनके बीच में रिश्ते अच्छे हो रहे थे, वैसे कांग्रेस ने क्या, श्रमिक वर्ग को थोड़ा साइड लाइन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उद्योगपति तो उनको पैसे दे देते, बट मजदूर उनको पैसे थोड़ा ना देंगे। तो इसलिए उनको लगा कि अगर हम यार इन श्रमिकों का साथ देंगे ना, तो जो उद्योगपति है वो बोलेंगे कि आप तो उनका साथ दे रहे हो, आप हमारा लाभ कम करवाना चाहते हो। इसलिए उन्होंने कांग्रेस ने जो हमारे मजदूर थे उनको थोड़ा अलग कर दिया, उनसे थोड़ा अलग अलग रहने लगे, छिड़कने लगे थे। फिर भी कई जगह पर मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब परिस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। ठीक है, साथ में उन्होंने गांधीवादी टोपी लगाकर रैलियों का मतलब जो रैलियां थी और बहिष्कार अभियान थे उनमें हिस्सा लिया। ठीक है, परंतु फिर भी कांग्रेस मजदूरों की मांगों पर सहमति करने में हिचकिचाती थी, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है। अगर हम श्रमिकों की बात करें तो नागपुर के अलावा कहीं भी उन्होंने बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया।
जैसे जैसे उद्योगपति और कांग्रेस के बीच जो रिश्ते हैं वो अच्छे होते जा रहे थे, वैसे ही जो कांग्रेस है वो मजदूरों से थोड़ा छिड़क रही थी, अलग हो रही थी, ठीक है। परंतु फिर भी जो मजदूर थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, गांधीवादी टोपी लगाकर रैलियों और अभियानों में हिस्सा लिया, ठीक है, और चीज़ों का बहिष्कार किया, ठीक है। परंतु फिर भी जो कांग्रेस थी उनकी मांगों पर सहमति नहीं कर रही थी, हिचकिचा रही थी, क्योंकि उनको लगता था कि उद्योगपति दूर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब इसमें सुनो, एक वर्ग और था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है महिलाएं, ठीक है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ाने पर कि महिलाओं ने भी बड़ा पार्टिसिपेशन दिखाया था, उनको भी जेल जाना पड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान, यानी वो जो दांडी मार्च निकाला था ना गांधी जी ने, के दौरान बहुत सारी औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आती थी। जो औरतें थी उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया था, नमक बनाया था, विदेशी कपड़ों की दुकानों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की थी। पिकेटिंग आपको पता है ना, आने जाने का रास्ता रोक देना, ऐसा किया था, मतलब खड़े हो गए थे बिल्कुल दुकान के सामने, जाने नहीं दे रहे थे। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई, ठीक है। और साथ में गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना एक पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा। जब गांधी जी ने बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों को भी पार्ट लेना चाहिए, तो औरतों ने समझा कि हमारा भारत के लिए, हमारी कंट्री के लिए एक पवित्र दायित्व है और हम इसमें पार्ट लेंगे, ठीक है। ये तो लोगों की अलग अलग हमने देखा कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग कैसे लिया। संपन्न किसान देखे, गरीब किसान देखे, व्यावसायिक वर्ग देखा, उसके बाद हमने औद्योगिक श्रमिक देखे, उसके बाद हमने महिलाएं देखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आगे देखते हैं कि अब बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी। कुछ कमियां थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिसकी वजह से वो पूरा सफल नहीं हो पाया, ठीक है। उसमें क्या क्या सीमाएं थी मैं आपको 2 वर्ड में ही समझा देता हूँ। एक तो धर्म, एक जाति, ठीक है। अब समझते हैं कैसे। पहले तो हम बात करते हैं जाति के बारे में। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी हिंदू सनातनियों से डरी हुई थी। जो कांग्रेस थी ना, वो लंबे समय तक दलितों का साथ नहीं देती थी। जो दलित लोग होते थे उनका साथ नहीं देती थी, क्योंकि उनको लगता था, क्योंकि उस टाइम जो पार्टी के लीडर्स थे ना, बड़ी बड़ी पार्टी के, वो सारे के सारे ब्राह्मण थे। तो उनको लगता था कि अगर हमने दलितों का साथ दिया तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, और वो उनसे डरते थे, ठीक है। जो कांग्रेस थी वो छोड़ के ना चले जाए। परंतु महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया और समान अधिकारों के लिए सत्याग्रह किया। बट जो गांधी जी थे, कांग्रेस में थे वो, पर उनकी सोच उनसे अलग थी। उनका कहना था कि जो हमारे अछूत लोग हैं, जिनको हम अनटचेबल समझते हैं, वो ईश्वर की संतान है, ठीक है। और समाज में उनके समान अधिकारों के लिए सत्याग्रह किया कि उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। जो अंबेडकर जी थे, ठीक है, बहुत बड़ा रोल है इनका भी, बहुत हमारे संविधान निर्माता हैं ये अंबेडकर जी। उन्होंने 1930 के अंदर दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया कि उन्होंने कहा कि अब ये जो दलित हैं उनको एक दलित वर्ग एसोसिएशन में रखो। और एक गोल में सम्मेलन हुई थी, जो आपको याद है ना, उस गोल में सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी गए थे, और उन्होंने ये कहा था कि दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। इसका मतलब कि एक एरिया ऐसा होना चाहिए जहां पर दलित ही वोट दे और दलित ही लीडर खड़ा हो, ऐसा बोलते थे अंबेडकर जी, ठीक है। परंतु जब गांधी जी ने ये बात सुनी और अंग्रेजों ने उनकी बात मान भी ली, गांधी जी ने जब यह बात सुनी तो गांधी जी ने इस पर अनशन पर बैठ गए। गांधी जी इस बात पर अनशन पर बैठ गए। उनका मानना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्रों से एकीकरण की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। उनको ये लगा कि यार अगर हमने अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया ना दलितों को, तो वो कभी भी हमारे से मिल नहीं पाएंगे, एक नहीं हो पाएंगे, कभी भी भारत के लोग एक नहीं हो पाएंगे, और दलित अपना अलग सोचेंगे और बाकी लोग अपना अलग सोचेंगे, ठीक है। आखिरकार अंबेडकर जी ने भी उनकी ये बात, गांधी जी की राय मान ली, और इसके बाद सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। अब ये पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट के तहत अनुसूचित जनजातियों को, जिसको दलित वर्ग भी कहा जाता है, बाद में उनको अनुसूचित जनजाति कहा गया, उनको प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। आपको पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ जो सीटें होती है लेजिस्लेचर की, वो रिजर्व होती है SC ST के लिए, मतलब MLA वगैरह में भी, ठीक है। कुछ एरिया होता है कि जहाँ पर MLA जो होगा वो SC कम्युनिटी से ही होगा, या ST होगा, या OBC होगा,
फिर भी दलित जो थे वो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन पर को शंका से देखते थे, शंका की दृष्टि से देखते थे। उनको लगता था कि जो ये हमारे कांग्रेस है ना, ये पक्का हमारे साथ बाद में दोबारा से कुछ ना कुछ गलत करेंगे, इसलिए वो हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन को शंका से देखते थे। इसी की वजह से जो जाति के भेदभाव की वजह से ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो इतना बड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि जो कांग्रेस थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को चला रहे थे और जो अनुसूचित जनजाति थी उनका कांग्रेस के इस आंदोलन से इतना ज़्यादा उनको नहीं मानते थे, उसमें भाग नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। अब एक तो ये तो हो गया जाति, अब धर्म की बात करते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, खलीफा पता है ना आपको, खिलाफत के लिए जो किया गया था ऑटोमन एम्पायर वाला। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों को एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा और हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों में काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जो असहयोग आंदोलन के बाद जो बहुत सारे मुसलमान थे वो कांग्रेस से अपने आप को अलग समझने लगे, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो हिंदू महासभा और हिंदू धार्मिक जो राष्ट्रवादी संगठन थे उनके ज़्यादा करीब जा रही थी। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारे मुसलमानों ने धर्म की वजह से बहुत सारे मुसलमानों ने सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस का उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन में। मुस्लिम लीग के एक नेता थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उनका मानना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय और जैसे दलितों को दिया है ना आरक्षण, वैसे मुसलमानों को अगर केंद्रीय और प्रांतीय सरकार में आरक्षण दे दिया जाए ना, तो वह पृथक निर्वाचन मंडल, वो भी चाहते थे कि बिल्कुल अलग हो, मुस्लिमों के इलेक्शन वगैरह अलग हो, सब कुछ अलग हो। ये मोहम्मद अली जिन्ना है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, तो पहले तो ये बता दूं मैं आपको। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग हम छोड़ देंगे, परंतु इससे बहुत असंतोष फैला। उनको लगा कि यार दलितों के साथ तो बहुत बुरा होता है, बट जो मुसलमान है वो तो हमारे इंडिया का ही पार्ट है, हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ ही उठते हैं, हमारे साथ ही खाते हैं। ठीक है, उनके साथ इतना कोई भेदभाव नहीं होता, तो उनको अलग निर्वाचन पृथक मंडल देने की क्या मांग समझ नहीं आई लोगों को। इस मुद्दे पर बहुत बहस चली, परंतु बाद में सारी संभावना खत्म हो गई। ठीक है, तो समझ आ गया आपको, यही दो बड़ी सीमाएं थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। एक तो धर्म, ठीक है, जिसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बताना है, और जो खिलाफत आंदोलन में जो मुसलमान थे वो कांग्रेस से कटा हुआ महसूस कर रहे थे वो। और जाति की बात करें तो जो दलित थे वो उनका समर्थन नहीं आ पा रहा था, जो हमारे कांग्रेस के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था कांग्रेस ने, उसका समर्थन नहीं कर पा रहे थे। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको यार, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो यार। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करा करो, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, ओके। एंड एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा होगा, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो पहले तो आपको टेलीग्राम मैं बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, वो जैसे एक व्हाट्सएप ऐप होती है ना, वैसी टेलीग्राम ऐप है, उसको आप डाउनलोड करोगे तो उसमें भी आप डाउनलोड करने के बाद चैनल पे आना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करना, आप एक चैनल पे आ जाओगे और मतलब एक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, ज्वाइन हो जाना, और उसमें जितने भी नोट्स हैं ना उनका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले मैं नोट्स का लिंक डायरेक्टली इसमें डाल देता था, बट मैं टेलीग्राम पर डालूंगा। अब एक और बात बता दूं, ये वीडियो जब अपलोड हो रही है ना, एक्चुअली टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पहले ही नोट्स अपलोड कर चुका था। ठीक है, एक बात और बता दूं, ये बहुत फ़ायदा है, और टेलीग्राम ग्रुप में एक बहुत फ़ायदा है कि आपका नंबर कोई नहीं ले सकता। ठीक है, मतलब सिर्फ कोई नहीं देख सकता आपका नंबर, ये बहुत बड़ी खासियत है टेलीग्राम में कि कोई भी दूसरा बंदा आपको ऐड नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा मैसेज नहीं कर पाएगा, और साथ में जब भी आप ज्वाइन करोगे ना आपको पुराने मैसेज मिल जाएंगे। मतलब मैंने अभी भी कहा कि मैं ये वीडियो के नोट्स अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, GP लिंक में कर चुका हूँ, तो आप जैसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे ना तो आपके पास वो पुराने मैसेज भी आ जाएंगे, यानी ये वाले नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, तो नोट्स के लिए उसको ज्वाइन कर लेना। कोई दिक्कत आए नोट्स डाउनलोड करने में तो मेरे को बताना, वैसे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है कि नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। ओके यार, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, एंड मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अगर आप उसे फॉलो करना चाहो तो आप कर सकते हो। साथ ही मेरे न्यू चैनल का लिंक, ठीक है, उस पर कुछ डाल नहीं रहा, आपको पता ही है 10th क्लास है आपकी, तो उस पर ज़्यादा फोकस है मेरा, तो इसलिए आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही अगर कुछ डालूंगा उस पर तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। ओके यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।